हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है ये आरआरबी एएलपी के डीवी के रिगार्डिंग है। मेरा डीवी हो चुका है 27 अक्टूबर को आरआरबी भोपाल में। तो उसी का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि डीवी के रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट है वो मैक्सिमम सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री की बात करते हैं। तो 10 बजे जो रहता है वो रिपोर्टिंग टाइम रहता है। 10 बजे ही वहाँ पे गेट खुलेगा। तो उससे पहले आप कोशिश करो थोड़ा पहले वहाँ पे आप पहुँच जाओ। एग्जैक्ट 10 बजे नहीं पहुँचना है, हो सकता है फिर आप लेट भी हो जाओ। तो आप 10 बजे पहुँचने की कोशिश करो पहले ही, उससे मतलब। तो आप जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हो गेट खुलता है, तो उसी टाइम गेट पे आपको उनके स्टाफ की तरफ से कोई आएगा तो वो आपको बता देगा कि ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, मतलब जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट रहते हैं। और जिसने भी भाई अपलोड नहीं किए हैं तो वो अभी यहाँ पे बैठ के अपलोड कर सकता है, ये आपको ऐसा वहाँ पे बताएंगे। ठीक है। तो ऐसा जो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुए हैं तो वो वहाँ जाके भी कर सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो उसके बाद आपको फिर बैठा दिया जाता है सभी को, 60 लोगों का जैसे डीवी हो रहा है एक दिन में, तो 60 लोगों को बैठा दिया जाएगा। उसके बाद आपको एक फॉर्म मिलता है। वो फॉर्म, उसमें आपकी बिल्कुल बेसिक डिटेल रहती है, जैसे आपका नाम, रोल नंबर, फादर नेम और आपका एड्रेस। उसके बाद जो आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं दो। तो हो सकता है आपने जो फॉर्म में भरे हो वो आप वही के वही भी भर सकते हो। थोड़ा कई स्टूडेंट्स डिफरेंट भी भर रहे थे तो वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एक और बात मैं बताता हूँ कि जैसे कई जगह आपने सुना होगा कि तिल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तिल को। तो आरआरबी भोपाल में ऐसा नहीं है, वो तिल भी आपका चलेगा वहाँ पे, अगर आपको कोई मोल है तो वो भी आपको चलेगा। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि आप फॉर्म भर देते हो बैठ के वहाँ पे। तो उसके बाद वो आपको ये भी बताते हैं कि आपको जो दो सेट बनाने हैं वो किस सीक्वेंस में बनाने हैं। ठीक है। तो एक बार मैं भी आपको वो बता देता हूँ कि सीक्वेंस क्या रहता है। सबसे पहले आपका जो डीवी का कॉल लेटर है वो लगेगा। उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट, फिर 12th की, और फिर आपने जो भी डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई जो भी किया है उसकी जो सेमेस्टर वाइज होती है वो लगेंगी सारी की सारी। फिर फाइनल जो आपकी जो डिग्री है या डिप्लोमा है उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा। लास्ट में फिर आपका कम्युनिटी लगेगा, कोई EWS, SC, OBC, ST इनसे है तो वो लगेगा। और उसके बाद लगेगा लास्ट में आधार कार्ड। तो ये सीक्वेंस रहता है। आप पहले से ही सीक्वेंस में अरेंज करके जाओगे तो आपका थोड़ा टाइम बचेगा। ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो उनके पास फाइल रहती है पहले से ही, तो वो कोटा वालों का, जिनका मेडिकल कोटा होना था उनको वो उनका नाम बोलते हैं 20 कैंडिडेट्स का। तो उनका वो फिर डीवी सबसे पहले शुरू करवाते हैं। तो डीवी में क्या होता है सबसे पहले, तो जैसे उन 20 लोगों को वो सबसे पहले बुलाएंगे। तो आपको सीक्वेंस में बिठा दिया जाएगा, आपके नाम बोलेंगे। तो वहाँ पे पहले बायोमेट्रिक होती है। ठीक है, आपकी बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक के बाद फिर आपको जो है एक आपका मेडिकल मेमो बनेगा, 24 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और जो फॉर्म मैंने बोला था स्टार्टिंग में, जो फॉर्म भरवाया था वो आपको देना पड़ेगा, और साथ में आपको 5 फोटो देनी पड़ेगी। ठीक है। तो फिर वो आपकी एक फ़ाइल रेडी कर देंगे। और उन्हीं के स्टाफ का एक वहाँ पे खड़ा रहेगा, स्टाफ खड़ा रहेगा, वो आपकी फ़ाइल लेकर के अंदर ऑफिशियल्स के पास जाएगा। और फिर आपको बुलाया जाएगा, आपका नाम लिया जाएगा, तभी आपको वहाँ पे जाना है। तो वहाँ पे आप जाओगे, आपसे जो है जितने भी आपके ये डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं इनकी फ़ोटोकॉपीज़ आपसे ली जाएगी, और पहले आपके ओरिजिनल भी देखे जाएंगे कि जो आपने अपलोड किए हैं वही डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल है या नहीं। तो वो क्रॉस वेरीफाई उस चीज़ को करते हैं और फिर अपने पास एक फ़ोटोकॉपी उसकी रख लेते हैं। वहाँ पे फिर आपकी फ़ोटो भी क्लिक होती है ऑनलाइन पीसी पे। ठीक है। फाइनली फिर एक बार और आपकी फ़ोटोकॉपीज़ जमा होती है, क्योंकि 2 सेट फ़ोटोकॉपीज़ आपको लेके जाने पड़ेंगे। तो फाइनली फिर उसके बाद आपको जो है, जो वहाँ पे मेन ऑफिशियल है उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी, तो उनके रूम में आपको बुलाया जाएगा। और वहाँ पे आपके सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो बारी बारी सर वहाँ पे आपको आपकी अच्छे से चेक करेंगे वो सर। ठीक है। उसके बाद फिर आपका थोड़ा और काम रहेगा मेडिकल के लिए। वो आपको मतलब कहाँ पे आपको मेडिकल के लिए जाना है, वैसे तो पहले ही बता देते हैं एक बार, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको बताएंगे कि कितने बजे जाना है। और आपको वहाँ से मेडिकल के लिए एक लेटर देते हैं, वो एनवलप में डाल करके, वो एनवलप आपको सीधा आपके वहाँ पे जहाँ पे आपका मेडिकल होगा
मेरा मेडिकल कोटा हुआ था, तो कोटा में जाके हमें वो देना था, और आपके हाथ पे एक बैंड बांध देंगे जिस पे आपका नंबर लिखा रहेगा, डीवी नंबर ये। तो इतना प्रोसेस होता है पूरा, उसके बाद आप जा सकते हो। कोटा वालों को 12:30-1 बजे तक फ्री कर सकते हैं। अब ये तो था कि इन जनरल कैसा होता है पूरे का पूरा प्रोसेस, तो बहुत स्मूथ चलता है। अब कुछ को क्या रहता है कि मैं आप अब आपके डाउट जो होंगे कि सर्टिफिकेट को लेकर के, सबसे पहले कम्युनिटी सर्टिफिकेट को लेकर के, EWS है, OBC है, कब का चलेगा कब का नहीं चलेगा। तो देखिए, रेलवे फॉर्मेट पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेलवे फॉर्मेट की। तो EWS जो सर्टिफिकेट है या OBC जो सर्टिफिकेट है आपका, ये रेलवे फॉर्मेट वाला भी एक्सेप्ट हो रहा है, और जो आपका ऑनलाइन जो भी बना होगा, जैसा भी आपके राज्य में प्रोसेस होगा, ऑनलाइन बनता है ऑफलाइन बनता है, वो होगा तो भी चलेगा। लेकिन शर्त ये है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे होना चाहिए। यानी कि रेलवे ने जो अपना फॉर्मेट दिया है उसमें जितनी भी कंडीशंस लिखी हुई है, जैसे 5 एकड़ लैंड होनी चाहिए, मतलब 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, 8 लाख तक की इनकम होनी चाहिए, वो जो 4-5 क्राइटेरिया होता है, तो वो उस पर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, और एक और चीज़ उस पर लिखी रहती है कि आपकी जाति ये है, और जो कि केंद्रीय सूची के अनुसार मैं ये आपको बता रहा हूँ EWS के लिए, OBC SC और ST में नहीं आता है। तो ये सब लाइनें वहाँ पे लिखी रहती है। तो अगर आपके पास ये है ऑनलाइन वाला बेसिक हो, तो वो चलेगा, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। फॉरवर्ड का मतलब होता है कि जो क्राइटेरिया इन्होंने सेट करके दिया है रेलवे वालों ने, वही क्राइटेरिया आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होना चाहिए, वही सारी कंडीशंस लिखी होनी चाहिए, तो वो आपका चलेगा। सेम OBC का भी है। OBC का अगर आपके पास सेंट्रल का है, तो रेलवे फॉरवर्ड का नहीं भी है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये लोग बोल रहे हैं कि दोनों एक्सेप्टेबल है, बस वहाँ की नियम और जो शर्तें जो रहती है OBC NCL के लिए और जो EWS के लिए, वो सारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा SC ST वही है, जो भी उनका प्रोसेस होता होगा, जैसे भी वो बनते हैं, उसकी मुझे इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास सेंटर का है, SC ST जो भी है वो सेंटर के ही बनते होंगे, तो वो चलेगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट जो भी होगा आपके पास, वो अगर सेंट्रल लेवल का है तो वो चलेगा। RRB रेलवे फॉर्मेट पे अगर आपके पास नहीं है, तो कोई उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और दूसरा, कईयों का डाउट ये रहता है कि मैंने जब फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम वाला सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, मेरे पास लेटेस्ट है। तो देखो, मैंने 1-2 कैंडिडेट ऐसे भी देखे हैं जिनके पास लेटेस्ट था, उन्होंने लेटेस्ट अपलोड कर दिया है, तो फिर वो जो अपलोड आप करते हो वही मांगते हैं। ठीक है, आपसे, तो उनका चल जाता है, वो ऐसा इशू उसके लिए भी नहीं आएगा, क्योंकि आप पुराना आप बनवा नहीं सकते हो, आपके पास नया ही है, तो आपको नया लेके जाना पड़ेगा। OBC के लिए मैं एक बात बताता हूँ। OBC के कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करते हो पोर्टल पे, तो वहाँ पे आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट में आपका कॉलम नहीं आ रहा अपलोड करने का। तो आपको क्या करना, वो आपको एडिशनल में डालना है। ये मत सोचना कि आपका UR से क्वालिफाई है तो आप OBC का सर्टिफिकेट अपलोड ही नहीं करोगे तो काम चल जाएगा। नहीं, आपको सर्टिफिकेट तो ज़रूर अपलोड करना है। वो सर्टिफिकेट आप एडिशनल में डाल देना। तो वहाँ पे भी यही बोला था कि जिसका ऑप्शन नहीं आ रहा है अपलोड करने का, तो वो अपना एडिशनल में डाल सकता है उस चीज़ को। ठीक है, आप एडिशनल में डाल दोगे तो वो आपका चल जाएगा। आपके पास एक ही है, नए वाला है, तो आप उसको नए वाले को डाल दो। दो है तो दोनों की PDF बना करके आप वहाँ पे डाल दो। ठीक है, और ये आपको पता ही होगा, एडिशनल में जो PDF का साइज़ रहता है वो 1000 KB तक रहता है, तो ये आप वहाँ पे डाल सकते हो। दूसरा ये था कि रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट और सर्टिफिकेट डेट, इन सब में इशू आ रहा था। तो मैंने वहाँ पे बात की थी, तो उन्होंने बताया कि जो सर्टिफिकेट पे आपकी जो डेट लिखी है, जैसे मैं 10th और 12th की पहले बात करता हूँ। 10th और 12th के जो मार्कशीट, जैसे CBSE में एक आती है, हमारा जो बोर्ड था वहाँ पे भी एक ही आती है सर्टिफिकेट कम मार्कशीट। तो वहाँ पे जो डेट लिखी रहती है, वही डेट आपकी रिजल्ट की डेट में भी आपको डालनी है। ठीक है, अब बात आती है डिग्री की। डिग्री में आप क्या करोगे, डिग्री में जो आपका सर्टिफिकेट इशू डेट है, वो तो आपके डिग्री पे लिखी रहेगी, लेकिन जो रिजल्ट डेट है वो आप डाल सकते हो, जो आपकी फाइनल, जो आपका रिजल्ट आया था फाइनल सेमेस्टर का, जिसपे सभी सेमेस्टर का रिजल्ट लिखा रहता है, तो वो जो उस मार्कशीट पे, जो फाइनल मार्कशीट पे आपका डेट लिखी है, वही डेट आप डिग्री के रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा NOC तो भाई ज़रूरी होती है, जो अभी वर्किंग है तो उनके लिए NOC ज़रूरी है।
अगर आपको आपने एनओसी के लिए अप्लाई किया, जैसे कई कैंडिडेट थे रेलवे में जॉब कर रहे हैं, एनओसी के लिए अप्लाई किया लेकिन एनओसी मिली नहीं है, तो एटलीस्ट आपके पास उसकी कुछ रिसीविंग होगी, तो वो लेकर के आपको ज़रूर जाना पड़ेगा। नहीं तो एनओसी की वजह से तो काफ़ी आपको दिक्कत आ सकती है। हाँ, एक ये भी है, अगर एनओसी पे आपकी ज्वाइनिंग डेट भी होनी चाहिए। ठीक है, ये एक इशू आया था कहीं पे, तो एनओसी के लिए आपके पास ज्वाइनिंग डेट भी उस पर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब एक और थोड़ी दिक्कत मुझे आई थी जिसकी वजह से मेरा डीवी थोड़ा लेट हो गया था। तो वहाँ पे बायोमेट्रिक में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि जैसे मेरा मेडिकल कोटा होना था, तो कोटा वालों को लगभग 12:30-1 बजे सारे कोटा के जितने कैंडिडेट थे वो लगभग फ्री हो चुके थे। लेकिन हम 2-3 कैंडिडेट बचे थे जिनका बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा था, और मेरा बायोमेट्रिक काफ़ी शुरू में ही होना था, यानी कि जो लिस्ट में नाम बोले थे उनमें मेरा 6-7वें नंबर पे ही नाम था, तो मेरा मेडिकल उसी टाइम हो जाता। लेकिन वो आपका थंब कभी वेरीफाई नहीं करेगा, कभी कुछ, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया, 3-4 बार ट्राई किया, फिर लंच हो गया, फिर उसके बाद कभी 2:30 बजे जा कर के मेरा जो है वो बायोमेट्रिक हो पाया, उसके बाद पूरा प्रोसेस हो पाया आगे डीवी के लिए। तो लेकिन आपको, और कई कैंडिडेट ऐसे थे, मेरे साथ में 2 लोग और थे जिनका कोटा में होना था, लेकिन उनका बायोमेट्रिक मुझसे भी बाद में हुआ, उनका मैच ही नहीं कर रहा था। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो कर जाता है मैच। थोड़ा सा इनका सेंसर वगैरह में कोई दिक्कत हो जाती है कई बार आपका भी हो सकता है, आपने कभी काफ़ी टाइम से अपडेट ही नहीं करवाया हो आधार में, तो ऐसे इशू हो सकते हैं। बट उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पेपर दे करके आए हो, 3-3 बार आपका वो बायोमेट्रिक उधर हुआ है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस है डीवी का। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट मैं क्लियर करूँ। और इसके बाद एक वीडियो मेडिकल के लिए भी मैं अपलोड करूँगा जल्द ही, क्योंकि मेरा मेडिकल कोटा में हुआ था, तो वहाँ पे क्या दिक्कतें आ सकती है और कैसे मेडिकल पूरा होता है, वो वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तो ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर डीवी एंड मेडिकल। थैंक यू।